Good morning, students. Welcome back in SST session of 8th class. As we are doing our chapter 7th of history, namely British and education. And in our last video, we have covered topics like pre-British education. Secondly, how the British viewed Indians. And then we have discussed about the meaning of Orientalist and Anglicist. I have told you the meaning of Orientalist. Orientalists are those individuals who had deep intellectual knowledge of the language and the culture of the Asia. जिनके पास डीप नॉलेज होता है रिगार्डिंग द लैंग्वेज और एशिया के कल्चर के बारे में, उनको हम बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट. देन हमने डिस्कस किया था एंग्लिसिस्ट के बारे में. एंग्लिसिस्ट आर द सपोर्टर्स. इसमें वो सपोर्टर्स आते हैं हु सपोर्ट्स वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड दे वांट इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. बेसिकली अगर हम बात करें उसके बाद की, बाय 1830s अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर. मतलब 1830s में क्या हुआ कि हमारे जो ओरिएंटलिस्ट हुआ करते थे इंडिया में, उन पे अटैक हुआ. मीन्स उनके अगेंस्ट चले गए थे कुछ लोग, और उसमें सबसे पहले आते हैं थॉमस बेबिंगटन मकॉले. थॉमस बेबिंगटन मकॉले बेसिकली वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश ऑफिसर्स and he was one of the most outspoken and influential critic. Means उन्होंने ओरिएंटलिस्ट के ऊपर काफ़ी कुछ बोला था और उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके अगेंस्ट थे. Then he saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. उन्होंने देखा कि हमारा जो इंडिया है वो एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है. मीन्स एक एडवांस नहीं है कल्चरली, सोशली एंड मोरली. तो वो चाहते थे कि हमें इंडिया को सिविलाइज्ड करना है, नेटिव्स को सिविलाइज करना है. देन मकॉले ने सपोर्ट किया. उन्होंने कहा वी हैव टू सपोर्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश. हमें इंग्लिश के इंट्रोडक्शन को सपोर्ट करना होगा इन आर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन को सपोर्ट किया, जैसा कि एंग्लिसिस्ट कर रहे थे. देन ही हियर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट. उन्होंने दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को सुना जो कि ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट में चल रहे थे. After hearing the arguments of both Orientalist and Anglicist, Macaulay favored the views of the Anglicist and prepared a report known as Macaulay's Minutes. Macaulay ने फेवर किया किसको? जो एंग्लिसिस्ट के व्यूज से. अब आपको पता है एंग्लिसिस्ट के क्या व्यूज थे. दे वांट वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड द इंग्लिश मीडियम एज अ इंस्ट्रक्शन. तो मकॉले ने उस पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर लिया जिसको कहा जाता है मकॉलेज मिनट्स. मीन्स उसमें सपोर्ट किया जा रहा था किसको? एंग्लिसिस्ट को, बेस्ड ऑन मकॉलेज मिनट्स. अब जो मकॉलेज मिनट्स का मतलब जो रिपोर्ट था जिसमें एंग्लिसिस्ट को सपोर्ट किया जा रहा था, जो गवर्नर थे उस टाइम के जनरल विलियम बेंटिक, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मेजर डिसीजन ले लिया. दे टुक द डिसीजन दैट एजुकेशनल फंड्स शुड बी स्पेंट ऑन इंग्लिश एजुकेशन ओनली. हमारे उस टाइम में जो गवर्नर हुआ करते थे उन्होंने डिसीजन लिया कि हमारा जितना भी फंड होगा एजुकेशन पे, जितना भी हमें एक्सपेंसेस करना है, वो किस पे खर्च होना चाहिए? सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन पे. हैंसफोर्थ उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया 1835 में, और इसका रिजल्ट क्या था? इंग्लिश बिकेम इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज रिप्लेसिंग पर्सियन एज अ कोर्ट लैंग्वेज. मीन्स उस टाइम में जो कोर्ट लैंग्वेज पर्सियन चल रहा था, तो इंग्लिश हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी और उन्होंने रिप्लेस कर दिया था पर्सियन लैंग्वेज जो कि कोर्ट की थी. देन इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 बचा आपको पता है पास हुआ था. उन्होंने स्टॉप किया किसको? द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस. जैसे कि हमने स्टार्टिंग के वीडियो में किया था, ओरिएंटलिस्ट क्या कर रहे थे? इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर रहे थे अपने, लाइक कलकत्ता मद्रासा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज. तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में इन ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस का जो प्रमोशन था उसे स्टॉप किया जा रहा था. कौन स्टॉप कर रहे थे? हमारे मकॉलेज मिनट्स उन्हें स्टॉप कर रहे थे. एंड दे वर सेइंग दैट
दीज आर द टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस। वो ये कह रहे थे कि जितने भी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक तरीके के टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं सिखाया जाता। तो इस तरीके से मकॉलेज ने ओरिएंटलिस्ट का क्रिटिसाइज किया, उनके अगेंस्ट गए और उन्होंने एंग्लिसिस्ट का फेवर किया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वुड्स डिस्पैच। अगर हम बात करें कि वुड्स डिस्पैच से पहले जो मकॉलेज मिनट्स ने क्रिटिसाइज किया था हमारे ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को, उन्होंने बोला था टेम्पल ऑफ डार्कनेस। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बच्चा बेसिकली हमारे जो इंडियंस एजुकेटेड थे जो कि इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ रहे थे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। और ये बात है 1844 की। और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिला वो मिला लॉर्ड हार्डिंज के थ्रू, जो कि गवर्नर थे उस टाइम जनरल इंडिया के। उसके बाद बचा इंग्लिश एजुकेशन का काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिला। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास में बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस सेटअप किए गए 1813 टू 1853 के बीच में, जो कि इंग्लिश स्कूल से इंग्लिश एजुकेशन जहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि मकॉलेज मिनट्स के बाद काफ़ी इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ, इंग्लिश एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी हमारी इंडिया की। अब हम उसके बाद बात कर रहे हैं वुड्स डिस्पैच की। बेसिकली इन 1854 में चार्ल्स वुड, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बेसिकली हमारे उस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी। बेसिकली प्राइवेट कंपनी जो हुआ करती थी हमारे इंडिया पे उस टाइम कंट्रोल किया करती थी, कोई गवर्नमेंट नहीं होता था। तो उसके प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड। उन्होंने एक स्कीम को फॉर्मुलेट किया कि हमारे इंडिया में फ्यूचर एजुकेशन कैसा होगा। दे वॉन्ट टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वुड बी द एम ऑफ गवर्नमेंट्स एजुकेशनल पॉलिसी। वो ये चाहते थे कि आगे जो भी गवर्नमेंट आएगी उनकी एजुकेशनल पॉलिसी में वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए। एंड दे वॉन्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर क्लासेस टू बी इन इंग्लिश, कि जितनी भी हायर क्लासेस होगी उनमें जो इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होना चाहिए और स्कूल लेवल्स पे लोकल लैंग्वेजेस होना चाहिए। The dispatch also give importance to the education of females in secular education। जब वुड डिस्पैच यानी कि चार्ल्स वुड थे, उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, मतलब एम्फेसाइज किया उन्होंने कि एजुकेशन देना चाहिए फीमेल्स को भी और सेक्युलर एजुकेशन को भी। अब उसके बाद अगर हम बात करें, वुड डिस्पैच लेड एम्फोसिस ऑन यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब जो चार्ल्स वुड थे वो चाह रहे थे कि इंडिया में जो एजुकेशन होना चाहिए वो यूरोपियन सिस्टम होना चाहिए, और इसका मेन एम था इट एम सिविलाइज द इंडियन पीपल बाय डेवलपिंग इंग्लिश टेस्ट। वो चाह रहे थे कि जितने भी नेटिव्स को सिविलाइज करना है, इंडियन पीपल को सिविलाइज करना है, अगर हम उनको यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन देंगे तो उनका जो इंग्लिश टेस्ट है, यानी कि जो हमारे इंडियन हैं वो ब्रिटिश गुड्स में ज़्यादा बिलीव करने लगेंगे। द ब्रिटिश बिलीव दैट वंस इंडियंस डेवलप्ड इंग्लिश टेस्ट दे वुड बाय ब्रिटिश गुड्स एंड हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी अर्न रेवेन्यू। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम में वो ये सोच रहे थे कि अगर इंडियंस में डेवलप कर दिया जाएगा इंग्लिश टेस्ट को बाय यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो वो जो ब्रिटिश गुड्स होते हैं उनको मैक्सिमम परचेज करेंगे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो उस टाइम में कंट्रोल कर रही थी हमारे इंडिया पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को अर्न करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को अर्न करेगी। तो चार्ल्स वुड का मेन एम यही था कि इंडियन में जितने भी नेटिव्स को सिविलाइज करना है, वहाँ पर इंग्लिश टेस्ट का डेवलपमेंट करना है बाय गिविंग द यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हम बात करें इम्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अब जो ये मॉडर्न एजुकेशन आया तो उसका क्या इम्पेक्ट हुआ। प्रमोट ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक रैशनल एंड नेशनल आउटलुक अमंग एजुकेटेड इंडियंस। मतलब हमारे इंडियन में जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे उनमें एक प्रमोशन हो गया था, मॉडर्न दिखने लगे थे, डेमोक्रेटिक हो गया था, रैशनल एंड नेशनल आउटलुक बनने लगा था एक, और आइडियाज़ प्रमोट हो गए थे सच एज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब होता है उनको फ्रीडम मिलना, इक्वालिटी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होना, फ्रेटर्निटी भाईचारा। तो इस तरीके के आइडियाज़ हमारे मॉडर्न एजुकेशन से प्रमोट होने लगे थे। थर्ड वन इज़ इट हेल्प्स इन इरेडिकेटिंग
एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन आ रहा था वो हेल्प कर रहा था इरेडिकेटिंग करने में. इरेडिकेटिंग का मतलब होता है एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना. जो ओल्ड एज कस्टम्स, जो पुराने कस्टम्स, रीति रिवाज, ट्रेडिशंस चलते हुए आ रहे थे वो मॉडर्न एजुकेशन से एलिमिनेट हो रहे थे. एंड फोर्थ इज इट इंक्रीज पीपल्स इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन थी वो हमारे जो इंडियन पीपल हुआ करते थे उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर रही थी, इंटरेस्ट इंक्रीज कर रही थी साइंस और टेक्नोलॉजी में. एंड द लास्ट इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज इट इवोक द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस इन पास्ट. बच्चा जो मॉडर्न एजुकेशन था उन्होंने इंडियंस के इंटरेस्ट को इवोक कर दिया पास्ट के रिगार्डिंग. लाइक कॉन्शियस हो गए थे, वो जानना चाह रहे थे कि ऐसे क्या आइडियाज़, क्या सिस्टम रहा जिसके वजह से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरीके का आइडियाज़ का प्रमोशन हुआ. कैसे हमारे एजुकेटेड इंडियंस हुए, कैसे मॉडर्न आउटलुक आया इंडिया में. सो दीज ऑल आर द इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन. Now we are talking about the national education policy. बच्चा, as you know there were so many Indian leaders also जो कि हमारे education system पे work कर रहे थे, but there were so many English educated Indians too जो कि मतलब हमारे जो ब्रिटिश के टाइम में इंग्लिश एजुकेशन चल रहा था तो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस वर ऑल्सो देयर. लाइक अगर हम बात करें इंडियन लीडर्स की जो कि एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे थे, दे वर क्रिटिसाइजिंग द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो अगेंस्ट थे किसके, जो हमारे ब्रिटिश की एजुकेशनल पॉलिसी आई थी. एजुकेशनल पॉलिसी आपको पता है जो एंग्लिसिस्ट के फेवर में थे, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम चल रहा था और जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम था वो क्या था, इंग्लिश था. And two Indian leaders who criticized were महात्मा गांधी एंड सेकेंड इज रविंद्रनाथ टैगोर. तो इन दोनों ने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, अगेंस्ट थे किसके, ब्रिटिश की एजुकेशनल पॉलिसी के. लेट्स सी महात्मा गांधी ने कैसे क्रिटिसाइज किया. महात्मा गांधी स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज्ड वेस्टर्न एजुकेशनल पॉलिसी. उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अगेंस्ट किया हमारे वेस्टर्न एजुकेशनल पॉलिसी को. वो बिलीव करते थे कि एक पर्सन के पास एजुकेशन तब है when he is having good combination of head, heart and mind. He rejected over dependence on textbooks and examination system. महात्मा गांधी रिजेक्ट कर रहे थे कि we must not depend on the textbooks. हमारी जो बुक्स होती है उस पर हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, एग्जामिनेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. एक पर्सन की जो नॉलेज है वो इन दोनों से इंक्रीज नहीं होती. उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया और उन्होंने बिलीव किया दैट एजुकेशन शुड बी रूटेड इन वंस एनवायरमेंट. कि एक पर्सन की एजुकेशन तब मानी जाएगी जब हम उसको फ्रॉम बर्थ एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दें कि उसका जो नॉलेज है वो अपने आप इंक्रीज रहे. मतलब जो एजुकेशन है उसको फ्रॉम बर्थ अपने एनवायरमेंट से जो वो सीखता हुआ आ रहा है वो उसके लिए एजुकेशन माना जाएगा. तो महात्मा गांधी की ये परसेप्शन थी. If we talk about the Rabindranath Tagore, he was also criticizing the Western educational policy, but he was also in the favor of the new education policy of the Britishers' educational policy, we can say. Tagore recognized the importance of science and technology. उन्होंने recognize किया, पहचाना कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस है. एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड, बट उन्होंने उसमें कुछ एड ऑन करना चाह रहे थे, वो उसको मॉडिफाई करना चाह रहे थे. वो चाहते थे कि वी हैव टू प्रमोट, हमें इस चीज़ को प्रमोट करना है साइंस और टेक्नोलॉजी को. किसके साथ, विद आर्ट, कला के साथ, म्यूज़िक के साथ और डांस के साथ. तो उन्होंने एक कॉलेज सेटअप किया जिसका नेम था विश्व भारती कॉलेज इन शांति निकेतन जो कि बंगाल में है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटीज़.
बच्चे जो ये स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटीज़ थी, इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का जो ग्रोथ था उसमें। सबसे पहले हम बात करें सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन को प्रमोट किया था मुस्लिम्स के लिए। उन्होंने फाउंड किया था एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ में। उसके बाद उन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी बनाया 1877 एट अलीगढ़। अगर हम बात करें इसके बाद सेकंड स्वदेशी इंस्टीट्यूशन की, दैट इज़ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उन्होंने सेटअप किया बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत सारी सिटीज़ में। और कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं? इंडिया की। थर्ड इज ऑल अबाउट द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। इन्होंने एस्टैब्लिश किया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। साथ के साथ इन्होंने नेशनल कॉलेजेस को स्टार्ट किया, नेशनल स्कूल्स को स्टार्ट किया। एंड फोर्थ इज रविंद्रनाथ टैगोर। अभी हमने डिस्कस किया रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट किया था? विश्वा भारती कॉलेज। और ये यहाँ पर इन्होंने कौन सी जगह पर किया था? इन शांति निकेतन इन बंगाल। लास्ट वन वॉज पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था। साथ के साथ ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड ए विद्यापीठ एट अहमदाबाद इन गुजरात। So these all were the Swadeshi institutions and societies. So बच्चा, this is all about the chapter that is British and education. तो बहुत कुछ सीखा है हमने इस चैप्टर से, लाइक एजुकेशन कैसे हुआ करता था ब्रिटिशर्स से पहले, ब्रिटिशर्स ने कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई, वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी बनाई ताकि इंडियन का इंग्लिश टेस्ट डेवलप हो सके। इंग्लिश टेस्ट डेवलप होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस टाइम में हमारे इंडिया पे रूल कर रही थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उनके गुड्स सेल हो, उनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो। So this is all about the chapter. Please watch my both videos very carefully. If you are having any doubt, then we will discuss those doubts in a Zoom meeting. Till then, have a good day.